नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के विस्तार से। खबर उत्तर प्रदेश की है, जहां पर बहुजन समाज पार्टी को अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बड़ा फैसला लिया है। लोकसभा चुनाव के बीच मायावती ने बड़ा और अहम फैसला लेते हुए अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया है। इसी के साथ बसपा ने आकाश आनंद को अपने उत्तराधिकारी की जिम्मेदारियों से भी मुक्त कर दिया है। आकाश आनंद को मायावती ने उनके उत्तराधिकारियों से मुक्त कर दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि अब प्रचार प्रसार में भी नहीं जुटेंगे आकाश आनंद और तमाम जिम्मेदारियों से उनको मुक्त कर दिया गया है। ये बड़ा फैसला मायावती की तरफ से सामने आया है। पूर्व सीएम रही हैं मायावती, जिन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है और उसका ऐलान कर दिया गया है कि अब आकाश आनंद को उनके पद से हटा दिया गया है। चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी चुनाव में मतदान को लेकर बातचीत की। अपना मत किसे दें और किस मुद्दे को देखते हुए अपने मत के अधिकार का प्रयोग करें, इस मुद्दे पर उन्होंने शिक्षाविद विमला जी से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। चुनावी चक्र में हम पहुंच चुके हैं लखनऊ, और जब हम लखनऊ का नाम लेते हैं तो आपको बताते चलूं कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और अब वर्तमान में देश के रक्षा मंत्री और पूर्व गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं। और जब हम लखनऊ में बात करते हैं, क्योंकि लखनऊ ये माना जाता है कि कुछ सीटें जो खासतौर से देश में जो तय करती हैं भारतीय राजनीति किस तरफ जाएगी और क्या करवट लेगी, उसमें से लखनऊ एक है। और अगला जो चुनाव 20 तारीख को यहां होने वाला है, क्योंकि हमारा चुनावी जो ये रथ था जब लखनऊ होते हुए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो लखनऊ में हम यहाँ पे एक शिक्षाविद हैं और खासतौर से ईसाई समुदाय से ये ताल्लुक रखती है। मैं आपको बताते चलूं कि इस देश में ईसाई समुदाय की जो संख्या है वोट बैंक के हिसाब से वो बहुत कम होती है, इसलिए बहुत सारे राजनीतिक दलों को बहुत ज्यादा उनसे कोई लगाव नहीं होता है। लेकिन मुझे लगता है कि आप सबको, जो दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर उनके घरों में जो शिक्षा है उसमें जो अहम भूमिका निभाई जाती है वो इस देश के ईसाई मिशनरी द्वारा किया जाता है, ये मुझे लगता है इस बात को सभी एक्सेप्ट करेंगे। और इसी क्रम में आज हम बातचीत करेंगे विमला जी से। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा था घर में आपके कोई कार्यक्रम चल रहा था, उसके बाद आपने हमारे चैनल को समय दिया, सबसे पहले तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने जो बात कही शिक्षा प्रणाली और खासतौर से वर्तमान चुनाव किस रूप में आप देखती हैं और आपको लगता है, क्योंकि मैं ये तो नहीं पूछ सकता क्योंकि आप एक पढ़ी लिखी और एक आप समाज में आपका एक अलग स्थान है, तो नॉर्मली जब हमारे मीडिया के जो मित्र होते हैं वो पूछ लेते हैं किसको वोट दोगे और आदमी बड़ी सरलता से बता भी देता है। लेकिन ये एक बड़ा निजी मुझे लगता है कि अपना एक काम है जिसको हमें बताना नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपसे इतना जानना चाहता हूं, एक शिक्षाविद के तौर पर और एक ईसाई समुदाय से आप ताल्लुक रखती हैं, क्या ऐसे मुद्दे होने चाहिए इस बार चुनाव में और क्या देख करके हमें इस बार अपना वोट डालना चाहिए? जी, पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ बोल सकूं लोगों के हित में। बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये एक पर्व है, जैसे हम अपने पर्व मनाते हैं, रिचुअल्स मनाते हैं, बहुत ही सीरियसली उनको मनाते हैं, खुशी और आनंद के साथ। और ये एक ऐसा है जो पूरा देश एक साथ करता है, मनाता है इसको, और ये बहुत जरूरी भी है कि हम इस पर्व को उत्साह के साथ मनाएं। और मैं यही कहना चाहती हूँ लोगों से कि जब आप अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के लिए है, देखिए आजकल कोई ऐसा नहीं है कि जिसे कुछ नॉलेज ना हो। आप सबके बारे में जानते हैं, कौन आपके लिए बेटर है, कौन आपके लिए बेस्ट है, कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, कौन भविष्य में इस देश को आगे बढ़ा सकता है। हर आदमी जांच सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो। और पढ़े लिखे लोग तो अपने स्कल के साथ साथ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सोच के भविष्य के बारे में अच्छे लोगों का ही चुनाव करते हैं। हम जानते हैं कि लोग सब अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोग सही फैसला नहीं ले पाते हैं, तो वहां पर गड़बड़ी होती है। तो इसलिए हमें बहकावे में नहीं आना है, किसी की बात नहीं सुननी है, अपने दिल और दिमाग का इस्तेमाल करके अपने वोट का हमें इस्तेमाल करना है। वोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू को हमें समझना है। हमारा एक वोट बहुत चेंज ला सकता है, बहुत परिवर्तन ला सकता है। और अगर हम अच्छे लोगों को चुनेंगे तो ये बिल्कुल निश्चित है कि देश भी अच्छा बनेगा, क्योंकि देश को चलाने वाले अच्छे हैं
तो ऑटोमेटिकली जब घर का हेड अच्छा होता है तो एक परिवार अच्छा बनता है। और अभी सच में आपने बहुत अच्छी बात कही कि परिवार का फंक्शन हो रहा था, आपने खुद देखा कि हम परिवार से कितना मिल के रहता है, और परिवार से समाज बनता है, समाज से देश बनता है। परिवार मजबूत है तो हम अपने देश को भी मजबूत बना सकते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल करें। और वैसे जो भी आप वोट डालेंगे, मैं जानती हूँ जो सरकार बनकर आएगी वो भी अपने देश से प्यार करते हैं, हर व्यक्ति प्यार करता है, वो भी इस देश को बहुत अच्छे से चलाएंगे। और हम उनके लिए ये कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जब वो गद्दी पर बैठते हैं तो ये सोच के बैठे अधिकार परमेश्वर की ओर से मिलता है, ऊपर वाले की तरफ से। तो उस अधिकार का सदुपयोग करें और अपने को प्रूफ करें कि मैं इस अधिकार का पालन करके अपने देश को आगे बढ़ाऊंगा। थैंक यू मैम, हमसे बातचीत करने के लिए। जाने माने चेहरे मीडिया के माध्यम से भले आपके बीच में ना हो, लेकिन जिनकी समाज में अपनी अलग उपयोगिता है, और हम और आप, और जो खासतौर से हमारे आपके बच्चे जो जब आप जो जैसे बने हैं, उसमें विमला जी जैसे लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश जोशी के साथ ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो आपको सीधा लिए चलते हैं अकबरपुर, जहां पर लोकसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन किया गया है। जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। चुनावी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। क्या कुछ इस दौरान उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। राम भक्त राष्ट्र भक्त भी है, और इसीलिए तो देश के अंदर आवाज आ रही है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यही कारण है, और यह भी तय है, सनातन सत्य है कि रामद्रोही का पतन तो हमेशा ही हुआ है। और बहनों और भाइयों, 2024 का ये लोकसभा चुनाव एक बार फिर से इस शाश्वत सत्य की पुष्टि करने वाला है, जब 4 जून को परिणाम आएगा। और इसलिए आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। ये कानपुर की धरती तो वैसे भी पौराणिक भी है, ऐतिहासिक भी है। याद करिए आजादी की लड़ाई, कालखंड को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था, तो यही बिठूर से त्यागता टोपे के नेतृत्व में सहायता वहां के लिए प्रारंभ हुई थी। बहनों भाइयों, यहाँ के लोगों ने देश की आजादी को हमेशा प्राथमिकता दी, और उसी प्राथमिकता को ध्यान में रखने के लिए ये चुनाव केवल चुनाव नहीं है, केवल सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव इस बात को भी साबित करने वाला है, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में जिस नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं, इस नए भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत की श्रेणी में ले जाकर के दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना है। राम भक्त जहां इस ओर लगे हैं, वही रामद्रोही आपस में लड़ाने की साजिश कर रहे हैं। पहले जाति के नाम पर लड़ाएंगे, फिर क्षेत्र और भाषा के नाम पर लड़ाएंगे, आतंकवादियों को महिमा मंडन करेंगे, माफिया और अपराधियों को अपने गले का हार रूप बनाएंगे, और फिर उसके बाद अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के हकों पर कहेंगे तो आपस नहीं लड़ रहे हैं। जब तक इनका मामला ठीक नहीं होता, तब तक इनके अधिकारों को हम अल्पसंख्यकों को दे देते हैं, और यह काम कांग्रेस जो यूपीए गवर्नमेंट के समय कर चुकी है। याद करिए, जब कांग्रेस की 2004 से लेकर 2014 तक सरकार थी, उस सरकार के दौरान समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी बिना मांगे हुए समर्थन कर रही थी। तब उन्होंने एक प्रयास किया था, पहले रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमीशन गठित किया। कमीशन ने रिपोर्ट दी कांग्रेस के नेता और चेयरपर्सन के कहने पर कि पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण में 6% काट करके मुसलमानों को दे दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने उस समय विरोध किया था और कहा था धार्मिक आधार पर देश के अंदर आरक्षण नहीं हो सकता। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस बात के
पार्टी ने सख्ती से कहा है संविधान में कि भारत के विभाजन का कारण मजहब और धर्म बना था, इसलिए फिर से भारत को धार्मिक आधार पर विभाजन नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के भारी विरोध के बाद कांग्रेस को और प्रस्ताव वापस लेना पड़ा था। बहनों और भाइयों, फिर इन्होंने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, सच्चर कमेटी का एक कमीशन गठित किया। जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने भी यही रिपोर्ट दी कि भैया धार्मिक आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं दे सकते। तो कांग्रेस की साजिश का क्या था कि अनुसूचित जाति और जनजाति को मिलने वाले आरक्षण में हिस्सा काटने के लिए इन लोगों ने उस समय क्या किया, कहा कि मुसलमानों की कुछ जाति को SC ST में शामिल कर दिया जाए। हम तो समझ रहे थे कांग्रेस की साजिश को, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा विभाजन की राजनीति की है। ये विभाजन की राजनीति, बहनों और भाइयों, विभाजन की राजनीति किस कदर की थी इन्होंने? ये विभाजन की राजनीति आपसे किसी से छुपावा नहीं है। देश का बंटवारा किया इन्होंने, लगातार देश के अलग अलग भागों में आतंकवाद, नक्सलवाद को बनवाने का काम किया था। और भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, तब जाकर के सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी लागू नहीं हो पाई। अब कांग्रेस उसे फिर से लागू करना चाहती है और इसलिए उसने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम इस प्रकार के आरक्षण को देने का प्रावधान करेंगे। बहनों और भाइयों, अब आपने इंडी गठबंधन के महत्वपूर्ण नेता के बयान को पढ़ा होगा, जिसमें उसने कहा है कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे। कहा है ना? बहनों और भाइयों, ये बात साबित करता है कि देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा परम राम भक्त, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सर्वदेश कल्याण सिंह जी का निधन हुआ। समाजवादी पार्टी ने एक शब्द नहीं कहे, संवेदना का एक शब्द उनके पास नहीं था। और बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग जब प्रयागराज में राज्यपाल की हत्या हुई थी, तब भी इनके पास संवेदना के शब्द नहीं थे। केंद्र में कांग्रेस की, प्रदेश में समाजवादी पार्टी थी। ये जो नापा गठबंधन है, साथी गठबंधन एक पद भी था। उमेश पाल की हत्या हुई प्रयागराज में, हम लोगों ने तब भी कहा था एक गरीब के बेटे को, एक पिछड़े के बेटे को अगर किसी ने मारा है तो माफिया मिट्टी में मिलेगा। और बहनों और भाइयों, माफिया मिट्टी में मिला। और साथ साथ आपने इनके चरित्र को देखा होगा, जो सर्वदेश कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि देती हो समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस, वो माफिया के घर खातिया पढ़ने के लिए गए। आपने देखा ना? आप सोचो, आपके प्रति इनकी संवेदना नहीं, इनकी संवेदना माफिया के प्रति है, इनकी संवेदना रामद्रोहियों के प्रति है। और इसीलिए हम आपको सावधान करने के लिए आए हैं। ये चुनाव भारत को बनाने का चुनाव है। आपका एक वोट नए भारत का दर्शन कर रहा है। 2014 में आपने मोदी जी के समर्थन में अपना मत दिया, आपका वोट पड़ा, परिणाम हम सबके सामने है। एक नया भारत दुनिया में सम्मान प्राप्त कर रहा है, देश की सीमाएं सुरक्षित है, आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है और विकास के बड़े बड़े कार्य भी हुए हैं। मुझे बताया गया, यहाँ पर पहले बताया गया था और हम सर्वे भी करा रहे हैं, अगर यहाँ पर गन्ने की गुंजाइश होगी तो चीनी मिल लगाने की जो कार्रवाई हमारी सरकार ने प्रारंभ किया है, हम जरूर इथेनॉल और शुगर कॉम्प्लेक्स की इस व्यवस्था को सर्वे की रिपोर्ट आने के साथ ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और बहनों भाइयों, ये विकास आज जो डिफेंस कॉरिडोर के रूप में हो रहा है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में तमंचे बिकते थे, आज तोपे बनेगी देश की सुरक्षा के लिए, आज तोप बनेगी। यहां पर महाराजी उस समय उनका भी मंत्री
बनी हुई तोप जब सीमा पर गरजेगी तो कानपुर का भी नाम उसमें आएगा, उत्तर प्रदेश का भी नाम आएगा। और जब दुश्मन देश के लोग धराशायी होंगे तो उसके साथ भारत माता की जयकारा के साथ आपका भी नाम आएगा, आपके क्षेत्र का नाम भी आएगा कि वाह, ये यूपी के डिफेंस कॉरिडोर में बनी हुई तोप है, वहां बना हुआ गोला है। अभी पिछले दिनों तो मैं आया था ना आपके यहां पे, एक कारखाने का उद्घाटन करने के लिए मैं आया था यहाँ कानपुर में, और उस समय हम लोगों ने यहाँ पे जो गोला बारूद तैयार होता है, आज वो केवल भारत के लिए नहीं दुनिया को जा रहा है कानपुर में बना हुआ गोला बारूद। और बहनों और भाइयों, ये केवल भाजपा कर सकती है। और गरीब कल्याणकारी की बात तो क्या, कितनी योजनाएं बनी, राशन फ्री, उपचार फ्री, बेटी की शादी के लिए पैसा दिया जा रहा है, बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई फ्री, उसको अलग से अनुदान भी देने की व्यवस्था कर दी गई है। और बेटी और व्यापारी की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करने के साथ साथ आज सरकार ने यह भी व्यवस्था कर दी है कि अब व्यापारी से कोई रंगदारी नहीं वसूली कर सकता, बल्कि व्यापारी को पीएम स्वनिधि योजना के साथ जोड़ करके आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, मैं आज आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, जो लोग देश का विभाजन करने के जिम्मेदार हैं, वे आगे भी आपको जाति के नाम पर बांट करके फिर से देश के अंदर इस प्रकार का माहौल पैदा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमें तो मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत को आगे बढ़ा करके आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाना है। और मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये कांग्रेस और सपा के लोग अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर पाते क्या? क्या कर पाते क्या? माफियाओं से और आतंकवादियों से लोग निपट पाएंगे क्या? जयापाल और राजूपाल की पत्नी को, पूजा पाल को क्या ये लोग न्याय दिला पाते क्या? बहनों और भाइयों, इनके बस का नहीं, ये सब माफियाओं के सामने घुटना टेकने वाले हैं। और आज सरकार कैसे माफिया को ठिकाने लगा करके उसके गले में तख्ती डालने के लिए माफिया मजबूर हो गया है। कहता साहब जान वापस तो बसेगा, आगे से कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जो व्यापारी और बेटी की सुरक्षा का खतरा बन जाए। बहनों और भाइयों, प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है और इसमें सेल लगाने की किसी को छूट नहीं देंगे। कितना भी बड़ा माफिया क्यों ना हो, अगर उसने सेल लगाई तो हम केवल रामलला को ही विराजमान नहीं करते, माफिया और अपराधियों की राम नाम सत्य है की यात्रा को भी निकालने की तैयारी करते हैं। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आया हूं मैं आपसे कहने के लिए कि अकबरपुर एक तो नाम ही ऐसा है कि बार बार बोलने में संकोच लगता है। और इसलिए बहनों भाइयों, मैं आपसे कहूंगा, ये चीज बदल लेगी, गुलामी के निशानों को समाप्त करना है, विरासत का सम्मान करना है, विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ना है। और उसी को जोड़ने के लिए आज हम लोग आए हैं। विरासत और विकास और गुलामी के चिन्हों को समाप्त करने का जो अभियान भारत के अंदर प्रारंभ हुआ है, हम भी अपने एक गोद से इसमें सहभागी बन सकते हैं। सहभागी बनेंगे? थोड़ा जोर से, जहां तक आवाज जा रही है वहां तक। आप भी तो लोग बाहर हैं, आप धूप में हैं, आपका अभिनंदन, लेकिन आप भी मुझे बताइए, और सड़क की तरफ में जो लोग हैं वे लोग मुझे बताइए, सभी लोग सहमत है ना? विरासत और विकास साथ साथ चलेगा, गुलामी के अंशों को समाप्त करेंगे ना, तो फिर ये मोदी की गारंटी है, ये होकर रहेगा। और इसीलिए 13 मई के लिए अभी से आप भी भोले बन जाएंगे। मोदी जी का प्रतिनिधि बन जाइए, घर घर जाइए, घर घर जाइए, लोगों को बताइए कि आपका कमल चुनाव चिन्ह पर पड़ने वाला वोट मोदी जी के खाते में जाएगा। विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा। और
विकसित और आत्मनिर्भर भारत का मतलब वर्तमान तो सुधरेगा ही सुधरेगा, आने वाली पीढ़ी भी आपका नाम स्मरण करेगी कि मेरे पूर्वजों ने नए भारत का, विकसित भारत का निर्माण करते हुए दिया है। कोई कोशिश नहीं। आप देख रहे होंगे कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के प्रत्याशी अपने नेताओं को कोसते हैं कि इन कमबख्तों ने अगर राम मंदिर का निर्माण करा दिया होता तो हमें ये दुर्गति क्यों झेलनी पड़ती, यही बोलते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी अपने नेताओं को कोसते हैं, कहते हैं कि अगर इन्होंने आतंकवाद और नक्सलवाद का समाधान कर दिया होता तो देश के अंदर जो माहौल आज है, ये माहौल उस समय भी देखने को मिलना होता। लेकिन बहनों और भाइयों, ये तो करने की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। ये काम मोदी जी के नेतृत्व में होना है, श्रेय आपको मिलना है। इसलिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा, 13 मई को कमल चुनाव चिन्ह पर से देवेंद्र सिंह भोले जी को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करने के लिए हम लोग आए हैं। पूरा मंच आया है, सहमत हैं? सभी सहमत हैं? चुनाव के दिन पहले मतदान, फिर जलपान के संकल्प के साथ जुड़ेंगे, मतदान के प्रतिशत को बढ़ाएंगे, किसी भी प्रकार के धूप से, बरसात से, आंधी से, इन सब की परवाह के बगैर पहले मतदान करेंगे। सभी लोग सहमत हैं ना? और हर मतदाता अपने साथ 2-2 परिवार को मतदान करने के लिए भी लेके जाएगा, मतदान स्थल पर लेके जाएंगे। तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय दिनेश कुशवाहा जी, आदरणीय दिनेश कुशवाहा जी सभा समाप्ति की घोषणा करें। तो अभी आप अकबरपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सभी को वोट देने की अपील की और सभी से ये भी निवेदन किया कि अगर आप मतदान करने आए तो अपने साथ और 2 लोगों को लेकर आएं और उनसे भी मतदान करवाएं। चलिए इसके साथ आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले अब समय की पाबंदी की वजह से हम वाइंड अप बुलेटिन को यहीं समाप्त करेंगे। नमस्कार।